क्या बात है, आज कोई भी स्टूडेंट नहीं है? क्लास 12th, क्या आप लोग सब हैं यहाँ? एनीवन टेल मी? क्लास 12th कॉमर्स क्लास के बच्चों, आप लोग क्लास में हो या नहीं? ऑनलाइन क्लास में अभी तक किसी भी बच्चे का पता नहीं चल रहा। आप लोग हो सब वहाँ? नो गुड मॉर्निंग, नो विश, व्हाट हैपेंड? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, 2 मिनट और वेट करती हूँ। फिर से देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला था बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो आंसर होगा कि बिहारी रस जो कविता है सतसई, इसके अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता है। दूसरा है बिहारी की काव्य शैली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बिहारी की मुक्तक काव्य शैली। अति लघुतरात्मक का पहला प्रश्न देखो। कब को टेरत दीन जग नायक जगबाए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? तो जगत गुरु और जगनायक कौन है? श्री कृष्ण। तो इन्हीं पर कटाक्ष किया है। तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए जगत के गुरु और जगत के नायक श्री कृष्ण भगवान पर कटाक्ष किया है। ठीक है ना? और अगर पूछे क्या कटाक्ष किया है, तो होगा कि उन्होंने ये कटाक्ष किया है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। दूसरा प्रश्न, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती हैं? तो आंसर लिखेंगे श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में, यानी श्री कृष्ण से बात करने में उन्हें जो आनंद आता है उसके लालच में वो मुरली छुपा लेते हैं। क्योंकि अगर मुरली नहीं छुपाएंगे तो कृष्ण उनसे बात नहीं करेंगे, मुरली पर जाते रहेंगे। तो श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में गोपियां मुरली छुपा लेती हैं। तीसरा, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? तो श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर उन्हें बादल स्वरूप समझकर, क्योंकि बादलों का रंग भी काला होता है, तो उन्हें बादल स्वरूप समझकर हर्ष से, खुशी से नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर मोर उन्हें बादल समझकर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। नेक्स्ट है, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? तो समान आभा के कारण आभूषणों की पहचान हाथ से छूकर होती है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे कि नायिका के आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को और अंगों पे पहने गए जेवरों को छूने से पता चलता है कि कौन सा जेवर है। क्योंकि जेवर जो है, जो शरीर पर आभूषण है वो तो कठोर होंगे और शरीर कोमल होगा। तो आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को छूने पर उनकी कठोरता से होती है। जगत के लघुतरात्मक प्रश्न पहला देखिए, जगत के चतुर चितेरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? चतुर चितेरे मतलब बहुत कुशल चित्रकार जो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं, उन्हें भी मूढ़ यानी मूर्ख क्यों बनना पड़ा? वो भी असफल क्यों हो गए, क्यों नहीं बना पाए? तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि चित्र बनाते वक्त व्यक्ति को एक ही मुद्रा में बैठना होता है और नायिका की छवि पल पल बदलती है ना? क्योंकि नायिका जो है ना, उसका जब वो चित्र बनाता है, पहले के समय में चित्र कैसे, कोई कलाकार अगर चित्र बना रहा है सामने आपको बैठाकर, तो उस समय बैठने वाला क्या होगा? बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं,
लेकिन नायिका जो है उसका रूप जो है पल पल बदलता है, कभी वो इधर देखती है कभी उधर, तो उसका पल पल रूप या मुद्रा में कुछ ना कुछ उसे अंतर दिखाई देता है। इस कारण वो मूर्ख सिद्ध हो जाता है, बना ही नहीं पाता। यानी इतनी चंचल है नायिका कि उसका चित्र बनाने में बहुत कठिनता होती है चित्रकार को। गुड मॉर्निंग संदीप। आज तो मैंने शुरू कर दिया अपने टाइम से, आप लोग बहुत लेट हो गए, या तो आप पिछली क्लास में ही अभी तक थे। मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर लघुत्तरात्मक में आ गई हूँ, फिर से बता दूं। मुझे लगता है संदीप आप अकेले ही हो इस क्लास में, पता नहीं ये लोग पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला देखो, जगत के चतुर चितेरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? चलो ठीक है, फिर से देखो, अति लघुत्तरात्मक बता रही हूँ। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ से ले लो, चलो आप भी अभी आए हो। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। दूसरा है बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली है। फिर है पहला अति लघुत्तरात्मक का कि कब को टेरा दीन रट, इस दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? तो इस दोहे में कवि ने जगत गुरु और जगत नायक श्री कृष्ण भगवान पर कटाक्ष किया है। किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं? तो श्री कृष्ण से बात करने के रस के लालच में, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना। तो उनसे बात करने के रस के लालच में, बात करने में जो उनसे आनंद मिलेगा उसके लालच में वो मुरली छुपा लेते हैं। श्री कृष्ण के आगमन पर वन में मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर श्री कृष्ण को देखकर बादलों का स्वरूप समझ के, उन्हें बादल स्वरूप समझकर खुशी के समान नाचने लगते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। फिर से सुनो, श्री कृष्ण के आगमन पर मोर श्री कृष्ण को देखकर या उनका रूप देखकर बादलों को धोखा समझते हैं, बादलों के भ्रम में नाचने लगते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान उसके शरीर को स्पर्श करने से होती है। कि जो भूषण है, आभूषण है, वो कठोर होते हैं जबकि उसका शरीर कोमल है। तो आभूषणों की पहचान हाथ से शरीर को छूने पर उनकी कठोरता से होती है। जगत के चतुर चितौरों को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि चित्र बनाते समय व्यक्ति को एक ही मुद्रा में चित्रकार के सामने बैठना पड़ता है और नायिका की छवि पल पल बदलती रहती थी, जिससे चित्रकार उसका चित्र बना नहीं पाता, यथावत नहीं बन पाता। इस कारण वो मूर्ख सिद्ध होता रहता है। या कह लो नायिका इतनी सुंदर है, इतनी अपूर्व सुंदरी है कि उसका चित्र बना पाना उसके बस की बात नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि नायिका जो है बहुत चंचल है ना, तो वो बिल्कुल स्थिर बैठ ही नहीं पा रही है, वो इतना हिलती है या इतना उसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं पल पल की चित्रकार उसको नहीं बना पाता। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है। इस वाले दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं के माध्यम से किन भावों को प्रकट कर रहे हैं? तो अब इसमें कहत यानी कुछ कहने की, तो आप लिखेंगे कि नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं द्वारा कुछ कहने की, मना करने की, फिर प्रसन्न होने की, खींचने की, फिर मिलन सुख की, फिर प्रसन्न होने की और फिर शर्माने की या लजाने की, इन सब भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फिर से बताऊं, कहत यानी कहने की, नायक नायिका आंखों के द्वारा कुछ कहने की, मना करने की, रीझने की, प्रसन्न होने की, फिर खींचने की, गुस्सा होने की, मिलन के सुख की और फिर खिलन यानी प्रसन्न होने की और लजाने के मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। अंग अंग जगमगत दीप सिखासी देह, दिए बढ़ाए हूँ रहो बड़ो उजारोगे। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहते हैं?
नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए नायक से क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं, इसमें क्या है कि एक सखी जो है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, किससे? नायक से। क्या कह रही है कि नायिका की गौर वर्ग की प्रशंसा करती हुई कह रही है कि रात्रि के समय भी दिया बुझाने के बाद भी नायिका के शरीर और उसके जेवर, जो उसने आभूषण पहने हैं, उनके नगों की चमक से पूरा घर जो है वो उजाला या पूरे घर में प्रकाश बना रहता है। यानी उसके अंग में अंग अंग से, यानी उसकी गौर वर्ण से, उसके गोरे रंग से और उसके शरीर पर आभूषणों के नगों की जगमगाहट से अंधेरा होने पर भी, दिया बंद होने पर भी पूरा घर जो है वो प्रकाश से भरा रहता है। फिर उसके बाद व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो व्याख्या तो आप कर ही लोगे क्योंकि मैं पूरा सरलार्थ बता ही चुकी हूँ। तो कोई एक व्याख्या कर लेना जिसमें आप लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी द्वारा भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोनों से लिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने, अब जिस चीज का भी वर्णन है, पहले में नायिका के माथे पर सुशोभित बिंदी की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका जो है उसके श्रृंगार रस की कविता, दोहा है श्रृंगार रस का। इसमें कवि जो है वो बता रहे हैं कि नायिका के माथे पर बिंदी जो है इस प्रकार सुशोभित हो रही है, और मतलब उसका बिंदी की शोभा से उसका रूप और 10 गुना बढ़ रहा है। यानी जैसे अंक में, एक के अंक में बिंदी लगा देने पर, शून्य लगा देने पे 10 गुना वो बढ़ जाता है, उसी तरह बिंदी लगा देने से नायिका का सौंदर्य और बढ़ गया है। ऐसे करके आप उसका भाव लिख दीजिएगा। ओके, बाकी कल मैं बता ही चुकी हूँ आपको सारे अलंकार वगैरह कौन से किसमें क्या है। तो ये हो गए पूरे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अब नया पाठ पढ़ ले पद्य में, गद्य में। इसके बाद गद्य का हमारा पाठ है सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई, है ना। भारतीय संविधान में, सब लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। ठीक है, आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक उपाधि प्राप्त की। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाएं, सामाजिक वित्तीय बाधाएं मतलब समाज में पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। आप लोग आजकल एक टीवी सीरियल आ रहा होगा भीमराव अंबेडकर पर, अगर वो देखते होंगे तो आपको पता है कि कौन कौन सी उन्हें बचपन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का, वित्तीय मतलब पैसा, आर्थिक, अर्थ संबंधी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समता मूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। यानी उन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास किया। यही कारण है कि उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें भी सबको समानता का अधिकार मिले, इस चीज का विशेष ध्यान रखा। तो समता मूलक समाज और प्रजातांत्रिक मूल्य जो है वो बने रहे, इस पर उन्होंने विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री रहे और संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। यानी संविधान जो है, जो संविधान हमारा आज का, वो उसको तैयार करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन linguistic states, the problem of the
the evolution of provisional finance and British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, ये सारी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकें हैं इनकी। और इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। वाङ्मय मतलब पूरा इनका साहित्य, इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सारा संपूर्ण वाङ्मय नाम से प्रकाशित हो चुका है 21 भागों में। अब पाठ परिचय देख लो। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने और भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेह व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। यानी कि पूरे पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो कैसे सफल बने, उसका कैसे संचालन हो, उसके लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं वो इन्होंने बताया है। और ये इनके भाषण का ही एक अंश है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो प्रजातंत्र में सरकार चुनी जाती है, जो सत्ता पर आसीन होती है सरकार, उसका कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए जो अल्पमत में है, जो विपक्ष में है, उनके प्रति भी जवाबदेही रहे, मतलब उनकी बातों पर भी गौर करे और उनको उनकी बातों का भी जवाब दे। और इसके साथ साथ उन्होंने देश के साथ साथ विदेश की जो संसद है, प्रजातंत्र है, वहाँ की जो खास बात है वो भी उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमें दूसरे देशों में कितना अच्छा प्रजातंत्र का जो स्वरूप है वो हमें भी ग्रहण करना चाहिए, हमारे यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए और कैसे हमें प्रजातंत्र चलाना चाहिए। इन सब बातों पर उन्होंने कई सुझाव दिए हैं और ये सारे सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक है ना, तो पाठ परिचय समझ में आ गया। तो अब चलते हैं पाठ। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहला है कि अगर कोई भी देश में सफल प्रजातंत्रवाद हो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या जरूरी है, वो देखो। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ हैं उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो सत्ता है शासन में, अभी उन 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर दोबारा चुनती है जनता, तो जो सत्ता पे आसीन है सरकार अभी, उन्हें चाहिए कि 5वें वर्ष में वो जाकर पूछे लोगों से कि क्या आप लोग संतुष्ट हो। अच्छा, वो लोग शुरू में तो आते हैं, चुनाव लड़ने से पहले तो आते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको आखिर के 5वें वर्ष में भी जाना चाहिए जनता के पास और पूछना चाहिए कि क्या हम लोग इस योग्य हैं कि हमें आगे आप दोबारा चुनो, क्या हमने सही काम किया कि नहीं। ये भी उन्होंने अपना एक सुझाव दिया है कि ऐसा भी करना चाहिए कि क्या हम लोग इस लायक हैं कि हम आपके हितों की रक्षा कर पा रहे हैं, हमें आप आगे तभी चुनेंगे, है ना। प्रजातंत्र का केवल इतने से संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके, इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी कह सुन ना सके। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का केवल इतने से संतोष नहीं होगा कि आप केवल 5 वर्ष का इंतजार करें कि भाई अगले 5 वर्ष बाद हटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बीच में भी आप जाकर सरकार को कुछ कह सुन सकें, उनको आप कह सुन सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही की जा सके। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 5 वर्ष का इंतजार करो वो सरकार हटाने के लिए, बल्कि
अगर आप बीच में ही असंतुष्ट हो सरकार से, तो आप किसी भी समय 5 वर्ष के भीतर कभी भी उस सरकार का निषेध कर सकते हो और ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ये लेखक का सुझाव है कि सरकार के विरुद्ध तुरंत किसी भी समय, जैसे कभी कभी अभी आजकल आपने देखा था राजस्थान में भी हुआ था ये, कि सरकार गिराने की बात हो रही थी, सचिन पायलट जो था वो विरुद्ध हो गया था, है ना, ये तो कानूनी दाव। इसी तरह एमपी में भी हुआ था, एमपी में तो सरकार तुरंत गिरा दी गई थी, बदल दी गई एकदम। तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यही चीज ये कह रहे हैं कि अगर जनता संतुष्ट नहीं है उनके कार्यों से, तो वो 5 वर्ष तक इंतजार ना करे, बीच में ही वो सरकार बदली जाए, ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो, तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार है। इसका मतलब लेखक का ये है कि हर आदमी, एक व्यक्ति हमेशा ही शासन करे, ये कोई जरूरी नहीं है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, यानी शासन करने का अधिकार लोगों की मर्जी पर है। उस क्यों, लोगों ने तो चुना है और लोगों ने चुन के उनको बनाया है शासक, तो इसलिए लोगों का ही अधिकार है कि वो उनको आगे जारी रखना चाहते हैं कि नहीं। इस अधिकार को लोक भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है, उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। यानी कि माना सरकार में आप नहीं है, विपक्ष है जो, तो विपक्ष को भी ये पूरा अधिकार, मतलब ये इतना अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार जो काम कर रही है उस पर पूरी नजर रखे और उनसे जवाबदेही कर सके। तो कहने का मतलब विपक्ष जो है उसके पास भी इतना वो पावर कि वो प्रत्येक कार्य पर नजर रखे, है ना। क्यों? क्योंकि सरकार बेशक कोई दूसरी पार्टी है, लेकिन जो सरकारी विभाग है उनके कार्य सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखना विपक्ष का भी काम है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से, नाना कारणों मतलब अलग अलग विभिन्न कारणों से, मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। लेखक कह देते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कई कारण ऐसे हैं जिसके कारण, जिसमें से प्रधान कारण है सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय। सरकारी विज्ञापनों से जो आय होती है उसके चक्कर में जो पक्ष में है सरकार, जो सत्ता में है सरकार, उसकी तो खूब वाहवाही या नाम होता है, लेकिन जो विपक्ष में सरकार है उसका कोई प्रचार नहीं होता, विरोधी पक्ष का बहुत कम होता है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। आपने देखा होगा कि जो सरकार होती है वो अपने कितने बड़े बड़े ऐड देती है, अखबार वगैरह में देती है ना, पूरे पेज का भरा होता है। तो इसके पीछे उससे होने वाली आय जो है वो भी मेन कारण हो सकता है कि विरोधी पक्ष को बहुत कम। विरोधी पक्ष, हाँ, शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों में के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। अच्छा, लेखक ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में है जो सरकार, उनकी तो उनका प्रचार, उनका विज्ञापन खूब होता है, लेकिन जो विपक्ष में सरकार है उनका कहीं विज्ञापन नहीं होता। उनको कहीं अंतिम पृष्ठ में भी समाचार पत्रों में एकदम एंड में कहीं जाकर उनको जगह में थोड़ी सी मिलती है जहां वो अपनी बात कह सकते हैं। तो ये लेखक का ये कहना है कि अगर प्रजातंत्रवाद को सफल बनाना है तो उसके लिए विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी शर्त है। यानी विरोधी पक्ष का होना और विरोधी पक्ष का उनके कार्यों पर नजर रखना, ये काम होना बहुत जरूरी है। ये शर्त हो गई। अब आगे दूसरा देखो। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल एक स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक कमरा रहता है जिससे वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। आप
तो इतना समझ में आया कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड में और कनाडा में, दो जगह का नाम देके इन्होंने बताया है कि वहां पे विरोधी पक्ष के लिए एक स्थान ही नहीं होता, बल्कि बकायदा उसका कार्य वो चालू रखे, उसके लिए उसको सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसको अलग से एक कमरा दिया जाता है जहां से वो अपना काम कर सके, उसको एक सेक्रेटरी और कर्मचारी दिए जाते हैं। कहने का मतलब विपक्ष को भी सरकारी में जो है पक्ष में जो सरकार है उसके समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसी तरह कनाडा में भी विपक्ष का जो नेता होता है उसको भी वेतन मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री या जो पक्ष में है उनको वेतन मिलता है, तो विपक्ष वालों को भी वेतन मिलता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर उंगली निर्देश कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के देश के लोग सोचते हैं कि वाकई विपक्ष में बैठा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सरकार पर उंगली उठा सके। उंगली उठाने का मतलब है उनके कार्यों पर नजर रखे, उनकी गलतियों को बता सके, उनकी कमियों की ओर इशारा कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होना चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि सरकार जो गलतियां कर रही है वो बताने वाला भी कोई होना चाहिए और ये काम हमेशा होना चाहिए। इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपए खर्च करना बेकार नहीं समझते, इसलिए वो विरोधी पक्ष के नेता पर भी पैसा खर्च करना जरूरी समझते हैं, बेकार नहीं समझते। आगे समझना। अब इसके बाद आ जाओ, तीसरा है नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं समझता हूं कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की एक पूर्व आवश्यकता है। वह यह है कि कानून और शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत अधिक कुछ कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक तीसरी शर्त भी है। पहली शर्त तो उन्होंने बताया कि विरोधी पक्ष होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी शर्त बताई उन्होंने प्रजातंत्रवाद के लिए कि विरोधी पक्ष को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरी बात वो ये बता रहे हैं कि ये प्रजातंत्र की सफलता की पूर्व आवश्यकता है कि इस कानून और शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। यानी कानून और जो शासन है वो किसी से भेदभाव ना करे कि ये पक्ष में है तो उनका ज्यादा ध्यान रखे, विपक्ष में है तो उसके लिए कानून अलग हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। वो कह रहे हैं इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए और बस इतना कहना जरूरी है कि शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए, कोई वो भेदभाव ना करे, पार्शियलिटी ना करे। आप में से बहुत लोगों के लिए संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सके या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपने पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती हुई प्रतीत हो। यानी कि अगर हम ऐसी घटनाएं याद करने को कहें तो बहुत सारे सरकार ऐसी रही हैं जो जब शासन पे आती हैं, सत्तारूढ़ हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपनी ही पार्टी के सदस्यों का हित चाहती हैं। वो चाहती है कि उनके पार्टी के जो मेंबर हैं उन्हीं का भला हो, उन्हीं को अच्छे से अच्छे मंत्री पद मिले। तो कहने का मतलब ये कि वो अपने शासन पार्टी के सदस्यों के हित के लिए ही शासन करती है। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं याद आती है। तो ऐसा होता भी है। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी वस्तु विशेष का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है, ठीक है ना। एक ये कानून बनाया कि भाई ये लाइसेंस लिए बगैर आप ये धंधा या ये काम नहीं कर सकते, ये वस्तु नहीं बेच सकते, ये कानून है और ये सबके लिए समान है, ठीक है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने है कि जो उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या किसी दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है,
इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर पड़ता है। यहाँ लेखक एक उदाहरण देके यही बताना चाह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, कानून की दृष्टि में सब समान है। कोई भी व्यक्ति है, लाइसेंस देना है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी कोई खास चीज का व्यापार करना है, उसका लाइसेंस लेने के लिए वो गया सरकार के पास, है ना। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने लाइसेंस देने के लिए उस व्यक्ति को देखा। अब यहाँ पे लेखक टोपी या उसकी वेशभूषा बता रहे हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब है उनका जातिगत भेदभाव, यानी देखा कि हाँ ये मेरी ही जाति का है या ये मेरे ही धर्म का है, तो उसको लाइसेंस दे दिया, और जो उनके धर्म का या जाति का नहीं है उसको लाइसेंस नहीं दिया। तो ये वाली बात वो कह रहे हैं कि कानून की दृष्टि में तो आए हुए दोनों आदमी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, दोनों को समान अधिकार है कि वो लाइसेंस प्राप्त करें। लेकिन देने वाला जो है उसको देखना चाहिए कि कौन योग्य है, किसको दिया जाना चाहिए, किसको जरूरत है। लेकिन उसने क्या देखा, उसने उनकी टोपी और उनके पोशाक देखी, उस आधार पर उसने दिया। तो लेखक ने कहा ऐसा तो बहुत होता रहता है। फिर वो कह रहे हैं अब हम एक कदम और आगे बढ़े और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। ये तो एक साधारण सी बात थी, लेकिन यही भेदभाव जब शासन में आ जाता है तो क्या होता है। मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने उसका अपराध किया है ना, कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि ये पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा, यहाँ तक कि आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अब किसकी, दादागिरी की, है ना। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पार्टी का सदस्य है, उसने अपराध किया है, उसके खिलाफ गवाही भी है, लेकिन उस पार्टी का जो मुखिया है वो मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास जाके ये कहता है कि इसको आप सजा मत दो वरना हमारी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। हमारी पार्टी जो है, चुनाव आने वाले हैं और आप सीधे सीधे मतलब इसको आप केस मत वापस कर लो या इसको सजा मत देना, इसको क्लीन चिट दे दो, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर वो सीधे सीधे जज नहीं मानता तो फिर वो धमकी देने पे आ जाता है। धमकी देता है कि अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आपका तबादला कहीं और करा दूंगा, आपसे भी ऊपर जाके मैं आपका कहीं भी तबादला करा दूंगा। तो लेखक कह रहे हैं आप कल्पना करो अगर इस तरह की शासन व्यवस्था चलने लगी तो शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। और वाकई ये अंबेडकर ने कितने साल पहले शुरुआत में लिखा है उन्होंने, तो सोचो उन्होंने उस समय ये बात सोची और आज यही माहौल है, आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी पार्टियों में, समाज में आज यही हो रहा है। तो ये उन्होंने उस समय कहा कि अगर ऐसा शासन व्यवस्था में हुआ तो आपाधापी का माहौल हो जाएगा, जो आज हो ही रहा है। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, जो ये हाल है, ये हाल हमारे भारत में आज भी है। आज भी यही होता है कि पार्टी की छवि ना खराब हो इसलिए क्लीन चिट दे देंगे या फिर उसका तबादला करा देंगे। तो अमेरिका में भी यही शासन व्यवस्था में ये अवस्था जो थी उसको विकृत पद्धति के नाम दिया गया था। जब एक पार्टी शासन आरूढ़ होती है, शासन आरूढ़ का मतलब शासन पे शासन कर रही होती है, सिंहासन पर होती है कहने का मतलब, तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल दिया जाता। उन सबकी जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका के कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। यानी अमेरिका में क्या होता था कि जिस समय शासन पे आती, जैसे मान लो एक पार्टी हार गई, दूसरी पार्टी आई, तो वो आने के बाद शासन में जितने भी कर्मचारी, चपरासी या जितने महत्वपूर्ण पदों पे थे उन सबको हटा दिया जाता था और उसकी जगह अपनी ही पार्टी के सदस्यों को रखा जाता था। तो ये जो विकृत पद्धति थी ये ठीक नहीं थी। बाद में, बहुत बाद में इसका परिणाम जब उनको देखने को मिला तो फिर उन लोगों को ये बात समझ में आई कि प्रजातंत्रवाद के हित में ये ठीक नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, जो क्लर्क हैं, जो काम करने वाले हैं, वो तो सरकारी हैं,
वो चाहे पार्टी कोई भी आए जाए, वो तो अपना काम वही करेंगे, जो काम उनका देखने का है वही करेंगे, तो उनको बदलने की क्या जरूरत है। तो ये चीज उन्होंने समझ में आई और उन्होंने इस पद्धति को बदल दिया। तो बस आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आता रहेगा आपको। एकदम से पूरा चैप्टर ले लूंगी, या एक पैराग्राफ और ले लेती हूँ, है अभी है टाइम थोड़ा सा, एक पैराग्राफ और ले लेती हूँ। तो ये इतना समझ में आ गया आपको संदीप? अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आ गया आपको? हाँ, तो उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया, ठीक है ना, कि मतलब जो शासन में सत्तारूढ़ होगी, जो पार्टी आई, वही पार्टी के लोग भी दूसरे काम करेंगे, ऐसा नहीं था। अच्छा, हमारे यहाँ अभी भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जैसे अभी मान लो राजस्थान में गहलोत सरकार आई थी, तो उनके आने के बाद जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, वो बदल दिए जाते थे। चलो अब आगे देखते हैं। ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि मतलब शासन व्यवस्था में कोई कमियां ना आए, वो शुद्ध बनी रहे, वो न्याय संगत रहे, उसमें कोई राजनीति ना हो। तो इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। यानी एक तो राजनीतिक ऑफिस हो गया और एक सिविल। तो सिविल वाले जो थे, सिविल कर्मचारी, वो स्थायी रूप से बने रहते थे, और राजनीतिक कार्यालय वाले, जो पार्टी आएगी उसके यहाँ कर्मचारी आ जाएंगे। तो ये भी ठीक था, उन्होंने ऐसा किया, ये भी सही था। इससे सारे कर्मचारी तो बदले नहीं जाते थे ना, शासन में जो काम करते थे उनको रहने दिया जाता था। कोई भी पार्टी शासन रूढ़ हो, ये सभी पार्टियों के आगे अनुसार करने वाले होते थे, क्योंकि ये परमानेंट होते थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सी पार्टी आ रही है, कोई सी भी पार्टी आई, उनके लिए काम करते थे, क्योंकि ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, स्थायी हैं, तो ये अपना कार्य करते थे। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप भी नहीं करता था, चाहे कोई पार्टी का कोई भी मिनिस्टर हो, इनके कार्य में उसकी दखल अंदाजी नहीं होती थी। हस्तक्षेप यानी वो इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था, तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। तो जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे, तो हमारे यहाँ भी यही शासन व्यवस्था थी कि ब्रिटेन की जो सरकारी पार्टी जो है वो अलग थी, और सिविल जो कर्मचारी है उनकी अलग थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है, जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। यानी लेखक अपना एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं, जिस समय वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे, उस समय जो उन्होंने फील किया था, महसूस किया था, वो आपसे यहाँ शेयर कर रहे हैं। कि आप ध्यान देंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि लगभग हर वर्ष वायसराय के नाम पे दिल्ली में कोई स्ट्रीट या क्लब, यानी उस समय अंग्रेजों का ही शासनकाल खत्म हुआ था, और जितने भी जो वायसराय हुए थे अंग्रेजों के, उन्होंने अपने नाम पे गलियों के नाम और ये चौराहों के नाम उन्हीं के नाम पे थे। तो वो यही कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब ऐसा था जो किसी गवर्नर या वायसराय के नाम पर था। कोई स्ट्रीट या कोई और दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था, और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी देख रेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि सारे लॉर्ड वायसराय और जितने भी अंग्रेज अफसर रहे, गवर्नर रहे, उन सब के नाम पे कोई ना कोई स्ट्रीट, गली, क्लब के नाम थे। लेकिन एक ये जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, इनके नाम पे कोई गली, कोई चौराहा या कोई क्लब का नाम नहीं था। तो उनका जो एक आदमी था प्राइवेट सेक्रेटरी, वो अंबेडकर जी का मित्र था, वो उनके पास आया और उसने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संस्था का नाम डॉक्टर, ये जो लॉर्ड लिनलिथगो है, इनके नाम पे हो जाए, क्योंकि सबके नाम पे, इन्हीं के नाम पे कोई स्ट्रीट नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता?
कि इनके नाम पर ही, उनका ही नाम नहीं है। तो ये बात उसने पूछी। अब बाकी लेखक ने कहा मैं विचार करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं विचार करूंगा। चलो बस अब आगे फिर से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, एक ही बच्चा आ रहा है। वही है कि रिकॉर्डिंग अगर है हो जाएगी तब तो वो लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी तरीका गलत है। अगर रिकॉर्डिंग भी है तो उसकी सुविधा है तो आप लोग ऑनलाइन तो आ ही नहीं रहे हो। हम लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं आप लोगों के पास, और आप लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हो, है ना। चलो ठीक है बेटा, ओके। ओके संदीप, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।